हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर लिया स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसमें मैंने बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे थ्योरी से रिलेटेड वो सब हमने डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज भी हमारा चैप्टर क्या है? स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र। लेकिन आज हमारा मेनली फोकस रहेगा ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। तो जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन जब कोई आवेश गति करता है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होते हैं। तो इस तरह के थ्योरी के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो जनरली बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है, तो आंसर होगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, और केवल स्थिर आवेश के कारण पूछा जाए, आवेश यदि स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। यदि आवेश स्थिर है तो उसके कारण केवल विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। और नियत वेग से गतिशील आवेश हो, नियत वेग से गतिशील आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होते हैं। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होते हैं। और जब आवेश त्वरित गति करता है, ये कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, त्वरित गति जब आवेश करता है तो त्वरित गति के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन वो समय के साथ परिवर्ती होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और दोनों समय के साथ परिवर्ती होते हैं। ठीक है, स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित गति करेगा तो क्या पैदा होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दें तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? मतलब एक हमने गोलीय गॉसियन पृष्ठ बना दिया, इसके केंद्र पर एक बिंदुवत आवेश मान लिया, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चों? जैसा हमने गॉस के नियम में पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परिबद्ध आवेश कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो गया। फिर मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि ये जो फ्लक्स है वो केवल परिबद्ध आवेश पे डिपेंड करता है, गॉसियन पृष्ठ की आकृति या आकार पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, मतलब इसकी त्रिज्या अपन 45 सेंटीमीटर कर दे, मान लो 45 सेंटीमीटर 3 गुना कर दी, तो भी इससे निकलने वाला फ्लक्स सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके आकार पे डिपेंड नहीं करता। ये केवल इसके द्वारा परिबद्ध आवेश पे डिपेंड करता है। तो 15 सेंटीमीटर का था तब भी आवेश क्यू परिबद्ध हो रहा था, और 45 सेंटीमीटर का हो गया तब भी उसके द्वारा परिबद्ध आवेश क्यू है, इसलिए अभी भी फ्लक्स फाई ही रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फाई ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दे तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई ही रहेगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर रहेगा फाई रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं,
यदि 9q आवेश तथा 3q आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, हम दो आवेश ले लेते हैं, एक है आपका 9q, दूसरा क्या है 3q, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ये हमें निकालना है, वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो हमने मान लिया यहाँ से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो यहाँ से कितनी दूरी बचेगी बच्चों, r माइनस x, ठीक है, टोटल दूरी r है, यहाँ से x मान ली तो यहाँ से r माइनस x। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2। E1 मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है, इसलिए E1 इधर आएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उसको अपन ने क्या मान लिया E2, वो ये भी धनावेश है तो इसके कारण भी इधर आएगा। दोनों की दिशा विपरीत है, जहां पर दोनों का परिमाण बराबर होगा वहां परिणामी क्या हो जाएगा 0। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है K Q 9Q अपॉन दूरी का स्क्वायर तो x स्क्वायर इक्वल टू इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा K 3Q अपॉन दूरी कितनी है r माइनस x, तो r माइनस x का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, 9 को काटेंगे 3 से 3 एकम 3 और 3 इंटू 3 क्या होता है 9, मतलब 3 इंटू 3 9, ठीक है ना, ये 3 आ जाएगा। अब क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इनका 1 वर्गमूल ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका होता है, इसको स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर कर दिया तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, मारवाड़ी में बोले तो रायता फैल जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 का 1 रहेगा और इसका हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया तो ये हो गया रूट 3 एक्स स्क्वायर का हो गया x, 1 का 1 ही रहेगा और इसका ये पावर हट जाएगी। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो रूट 3 इंटू आर माइनस रूट 3 इंटू एक्स, आर माइनस एक्स है ना, आर का गुणा करेंगे रूट 3 इंटू आर, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स का 1 से करेंगे तो इंटू एक्स आ जाएगा, रूट 3 इंटू आर, इसको उधर ले जाएंगे बच्चों तो प्लस का हो जाएगा रूट 3x प्लस उधर x कॉमन ले लेंगे, पीछे यहाँ बचेगा रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा रूट 3 इंटू आर, ठीक है। फिर अपने को r निकालना है, उधर क्या है रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन इधर रूट 3 आर था ना, रूट 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अपने को सॉरी x निकालना है तो अपने को इधर करना था रूट 3 इंटू आर अपॉन रूट 3 प्लस 1 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, इसको भले अपन चाहे तो काट सकते हैं क्योंकि अपने को x निकालना है, ठीक है। अब इस रूट 3 का अपन ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं या रूट 3 को नीचे ला सकते हैं, तो r इज इक्वल टू रूट 3 को नीचे ला के भाग देंगे तो रूट 3 में रूट 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 में रूट 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू क्या आएगा x। तो इस तरह से अपन x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये दूरी कहाँ से आई है, वापस देखें अपन बैक चलते हैं, ठीक है। ये दूरी अपन ने कहाँ से ली है 9q से, कहाँ से ली है 9q से, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 9q से आवेश की दूरी क्या लिखा हुआ r अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3, है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3q से भी निकाल सकते हैं, जरूरत होगी तो r माइनस एक्स करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन के हिसाब से हमको करना पड़ेगा, फिर भी हमने जो किया तो हमारा आंसर सीधा आ गया, है ना, देख सकते हो, वापस आओ देखो, ठीक है, यही था ना x इक्वल r अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3, इसको ऐसे लिखा हुआ ऑप्शन में
1 प्लस और एक साथ लिखा हुआ 1/√3, ठीक है ना, एक ही बात है। इस तरह से x का मान निकाल दिया और ये दूरी हमने किससे निकाली, 9q से, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर है। क्या है, एक आवेशित गोला है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे लिखा हुआ तो नहीं है कि चालक है या अचालक है, तो हम चालक ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमको दिया हुआ है। अब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = kq/r²। ऐसे ये चालक गोला हो चाहे चालक गोला, दोनों के लिए भी लगता है ना, पता है ना, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, kq/R²। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 10 किलो का मतलब 1000, 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका मात्रक है, वोल्ट/मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर क्या लिखा हो, गोले के केंद्र से उसके व्यास के बराबर, गोले के केंद्र से, तो ये गोले का केंद्र हो गया, व्यास के बराबर मतलब 2r, तो r तो ये हो गई, r ये हो जाएगी, मतलब कुल मिला के केंद्र से टोटल दूरी कितनी हो गई, 2r। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब भले ये कुचालक भी होता ना तो भी यही रहता, क्योंकि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र यही होगा और बाहर पर भी, बाहर जो फॉर्मूला लगेगा वो भी सेम ही है, तो इसलिए चालक या कुचालक लेते कुछ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर भी हमको क्या लिखा हुआ है कि गोला है, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और केंद्र से व्यास के बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पर लिखा हुआ, इसलिए मैंने इसको पृष्ठ पर आवेश मानते हुए चालक गोला मान लिया, ठीक है। अब E' अपने को निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगेंगे बच्चों, kq/r²। स्मॉल r क्या होती है, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी कितनी हो गई, 2r, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे kq/2r², ठीक है बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 1 और इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 2, ठीक है। सोल्व करें बोर्ड के हिसाब से, ऐसे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है ना, सीधा भी कर सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, 2r का स्क्वायर है, ठीक है। तो kq 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r²। अब kq/r² है तो 1/4 तो यही है, kq/r² की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं, 10 × 10⁻³ तो भी कर सकते हैं ऐसे भी हम, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा 10/4 मतलब 2.5 × 10⁻³ वोल्ट/मीटर, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं आए किसी को तो अपन E' कर देंगे। E क्या था, kq/2r² और ये E था kq/r², kq से kq कट जाएगा, ठीक है, ये r² ऊपर चला जाएगा और 2r का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, r² से r² कट गया। E' = E गुणा में चला जाएगा तो उधर क्या है, 1/4 × E, 1/4 × E, E का मान क्या था, 10 किलो, 10 × 10⁻³ फिर वही 10 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2.5 × 10⁻³ वोल्ट/मीटर, ऐसे निकाल सकते। समझ में आया, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था और केंद्र से व्यास के बराबर दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। व्यास मतलब 2r, केंद्र से 2r दूरी हो गई, तो एक तो त्रिज्या r हो गई और एक पृष्ठ से r हो गई, टोटल 2r हो गई। तो हमको तो बाहर निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो बाहर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा लिया, kq/r², स्मॉल r की जगह 2r रख दिया और पृष्ठ पर ये था ही, दोनों का अनुपात ले लिया, ठीक है, और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है, दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दे तो प्रभावी बल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा इसका कैसे अपन सॉल्यूशन करते हैं। दो आवेश, एक q और एक दूसरा भी q मान लिया अपन ने, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, d, और क्या कह रहे हैं कि d/2 जो है दूरी में तांबे की प्लेट है, तांबा मतलब चालक, और चालक के लिए εr का मान होता है अनंत। चालक हो या चाहे धातु हो, इनके लिए εr का मान क्या होता है बच्चों, अनंत होता है।
तो इसलिए d/2 मोटाई की ये जो तांबे की प्लेट है इसके लिए एप्सिलॉन r अनंत होगा। और पीछे जो बचेगा ये हवा है, यहाँ पर एप्सिलॉन r 1 होगा, यहाँ भी एप्सिलॉन r क्या होगा 1 होगा। अब हमको इन दोनों आवेशों के मध्य क्या निकालना है बच्चों, बल निकालना है। ठीक है, तो पहले जब d दूरी पर है यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल क्या होगा, है ना। इसका मतलब पहले जो बल है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो, पहले जो बल है वो है K/Q/d², ये F है। और अब प्लेट रखने के बाद जो नया बल है F' वो हमें निकालना है। ठीक है, मतलब दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर है और अपन यहाँ पर जोड़ सकते हैं उनके मध्य कार्यरत बल F है। ठीक है, अब यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें तो प्रभावी बल क्या होगा। समझ में आ गई बात। पहले दो आवेश d दूरी पर है, उनके बीच में लगने वाला बल ये है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमें ये निकालना है F'। कब, जब दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया कि पूरे के बीच में माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच में पूरा ही माध्यम है, तो k का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q अपॉन दूरी का स्क्वायर d²। ठीक है, पहले ये माध्यम मान लिया, पूरा ही माध्यम है। फिर क्या करते हैं, ध्यान देना थोड़ा थोड़ा है, q 4 पाई एप्सिलॉन r, d के दो टुकड़े करते हैं d/2 प्लस d/2, d के दो टुकड़े कर दिए d/2 प्लस d/2। ठीक है, ये हो गया q² 4 पाई एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन r को अंदर लेते हैं, अंदर लेंगे तो d/2 इंटू रूट एप्सिलॉन r आ जाएगा, d/2 इंटू रूट एप्सिलॉन r आ जाएगा। वापस अपन चेक कर सकते हैं, रूट एप्सिलॉन r को अपन कॉमन लें, ऊपर स्क्वायर है तो कॉमन क्या आएगा एप्सिलॉन r, तो वापस एप्सिलॉन r आ जाएगा। मैंने पहले क्या किया, d के दो टुकड़े किए d/2 और d/2, फिर एप्सिलॉन r को अंदर ले गया, ऊपर स्क्वायर है ना तो अंदर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो रूट एप्सिलॉन r इंटू रूट एप्सिलॉन r, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि d/2 दूरी ये जो है इसमें तो एप्सिलॉन r का मान क्या है अनंत है, और शेष जो d/2 दूरी है उसमें एप्सिलॉन r का मान क्या है 1 है। तो एक d/2 एप्सिलॉन r का मान अनंत रख देंगे और दूसरे d/2 के साथ एप्सिलॉन r का मान 1 रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आगे तो क्या हो जाएगा, q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 रूट एप्सिलॉन r। अब रूट एप्सिलॉन r जो है एक जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटिव और दूसरी जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि आधी दूरी के अंदर क्या है इनफाइनाइट है, मतलब तांबे की प्लेट है। ठीक है, और आधी जगह पर क्या है हवा है, माध्यम है, तो इसके साथ d/2 के साथ 1 आएगा, इसके साथ अनंत आ जाएगा। अब आपको पता ही होगा जहां जहां अनंत आ जाता है तो इस गुणा करो तो भी अनंत हो जाएगा, अनंत का रूट लोगे तो भी अनंत आएगा, अनंत को किसी से गुणा करोगे तो भी अनंत आएगा, अनंत में कुछ जोड़ेंगे तो भी अनंत आएगा, अनंत का स्क्वायर करेंगे तो भी अनंत आएगा, अनंत का फिर किसी से गुणा करेंगे तो भी अनंत आएगा। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा अनंत। अनंत है, अनंत का रूट लेंगे तो भी अनंत, अनंत को किसी से गुणा करेंगे तो भी अनंत, अनंत में कुछ जोड़ेंगे तो भी अनंत, अनंत का स्क्वायर करेंगे तो भी अनंत, अनंत को फिर किसी से गुणा करेंगे तो भी अनंत, और अनंत का किसी में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो इस तरह से आवेशों के मध्य बल 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वापस आते हैं, देखो क्या क्वेश्चन था हमारा, d दूरी पर है, उनके मध्य बल ये है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इनके मध्य कूलाम बल क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल है, F बराबर फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r² इंटू r कैप।
यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो पढ़ा है ना, कूलाम का नियम पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, तो उस समय बताया ये। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी अपन ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वेक्टर हटे हुए हैं तो लगा देते हैं। तो ध्यान दें, ये के एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस सी, एक प्रोटॉन होगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन के नाभिक की। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो उस पर आवेश कितना होता है, प्लस सी। इलेक्ट्रॉन पे कितना है, माइनस सी, और त्रिज्या कितनी है, आर। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन का नाभिक और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो नाभिक में एक प्रोटॉन होता है तो आवेश कितना होता है, प्लस सी। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बीच की दूरी कितनी है, आर। ठीक है ना, नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को वर्तुल पथ में घूमने में मदद करता है, ऐसा अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो के Q1 क्या हो गया, माइनस सी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखना पड़ेगा माइनस सी, और इस पे कितना है, प्लस सी बटा दूरी। दूरी का ये वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब देख लो कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है। प्लस इंटू माइनस, माइनस ले लेंगे कि ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर। देख लो ये मैच कर रहा है, देखो माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर। ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसको अपन थोड़ा चेंज करते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आवेश का कौन सा मान संभव नहीं है। तो अपन ने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा, आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मतलब n गुना होता है, और n का मान 1 2 3 इस तरह से पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आवेश के अंदर यदि E का भाग देंगे तो बराबर क्या आएगा, n, और n क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो ये जितने भी आवेश दिए हुए हैं उनमें हम E का भाग देंगे, और यदि पूर्ण संख्या आती है तो इसका मतलब वो आवेश संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ऐसे नहीं सीधा सीधा नहीं करना है, ये पूर्ण संख्या दिख रही है, ये पूर्ण संख्या दिख रही है, ये पूर्ण संख्या दिख रही है, तो ये तो संभव है और ये संभव नहीं है, ऐसे नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, जो आवेश हमको दिया हुआ है उसको उसमें E का भाग देंगे, n आएगा, और n एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन अपन टेस्ट करते हैं, इसमें ऑप्शन टेस्ट करने पड़ेंगे। 4 × 10 की घात -19 अपॉन 1.6 × 10 की घात -19। ये Q का मान दिया हुआ है और अपन ने E का भाग दे दिया, -19 से -19 कट जाएगा, पॉइंट जाके ऊपर जाएगा, 40/16 भाग देंगे 2.5 आएगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये आवेश का मान संभव नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही आ गया। ठीक है, फिर भी कोई जरूर थोड़ी है कि फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आ जाता, हम सेकंड ऑप्शन भी टेस्ट करेंगे, थर्ड भी करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड में क्या, 8 × 10 की घात -19 अपॉन E का भाग देंगे 1.6 × 10 की घात -19, ये कट जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, 80/16, तो क्या आएगा, 5। इसका मतलब ये आवेश का मान संभव है, ये आवेश का मान संभव नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट, 6.4 × 10 की घात -19 अपॉन E का भाग देंगे, ठीक है, कट जाएगा, पॉइंट दोनों तरफ से हटा सकते हैं, तो 64/16 मतलब 4 आएगा, मतलब आवेश का ये भी मान संभव है। फिर चौथा पॉइंट ये भी चेक कर लेते हैं, 16 × 10 की घात -20 बटे 1.6 × 10 की घात -19, ये Q अपॉन E भाग देंगे, ये बचेगा 10 की घात -1, ये -19 है, ये -20 है, -1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 16, 1.6, 10 की घात -1 को नीचे ले जाएंगे तो 10 की घात 1 हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगा। तो ऊपर भी 16 और 1.6 × 10 16 हो जाएगा, 16/16 क्या आएगा, 1, मतलब ये भी आवेश का मान संभव है। तो इस तरह से जो भी आवेश दिया हुआ है उसमें E का भाग देंगे, यदि पूर्ण संख्या जैसे 5 आई
किसी में 4 आई, किसी में 1 आई, तो ये संभव है, और इसमें 2.5 आई तो ये संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी कुचालक गोले जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है कि पृष्ठ पर, क्या लिखा हुआ है, किसी कुचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन लिया था कि पृष्ठ पर दिया हुआ था और बाहर निकालना था, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो स्पेशली लिखा हुआ है कि गोला कैसा है बच्चों, कुचालक है। ठीक है बच्चों, और उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और विद्युत क्षेत्र कहां पर निकालना हमको, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है, मतलब इसके भीतर निकालना है। ठीक है बच्चों, अब दिया हुआ कहां पर है, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर E का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20, समीकरण नंबर 1। और भीतर हमको निकालना है, गोले के भीतर। अब यही गोला चालक होता तो भीतर 0 होता है, बात खत्म। और कुचालक है तो भीतर विद्युत क्षेत्र निकलेगा। लेकिन इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था पृष्ठ पर, उसमें चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, कहाँ निकालना था विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर, तो सेम रहेगा। लेकिन इसमें कुचालक लिखा हुआ है इसीलिए विद्युत क्षेत्र आएगा। यदि यहाँ पर चालक होता तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुचालक में क्या फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को, KQ स्मॉल r अपॉन RQ, ये फॉर्मूला होता है। सीधा करना हो तो सीधा भी कर सकते हैं। देखो KQ अपॉन, इसको मैं कैपिटल R स्क्वायर इंटू R लिख देता हूं, और इंटू ये हो गया स्मॉल r। KQ अपॉन R स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ है 20, तो इसकी जगह मैं लिख दूं सीधा 20। स्मॉल r का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। जहां पर निकाला ना वो दूरी 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिया, 3 इंटू 10 की घात माइनस 2। नीचे क्या है, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 5 इंटू 10 की घात माइनस 2। ये कट जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 बटे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 12। इस तरह से 12 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। ऐसे मान लो किसी कहे कि मेरे तो ऐसे दिमाग में आ ही नहीं रहा सर, तो फिर वही तरीका है। ठीक है, 2 में 1 का भाग दे दो। ठीक है, E डैश इक्वल टू KQ स्मॉल r अपॉन R क्यूब अपॉन E। E डैश तो आपका हो गया भीतर, या भीतर लिख दूं यहाँ पर, और ये हो गया आपका पृष्ठ। KQ से KQ कट जाएगा, ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला R स्क्वायर, ये स्मॉल r ऊपर है ही है, नीचे क्या बचेगा, R क्यूब। R स्क्वायर से काटेंगे, स्मॉल r अपॉन कैपिटल। स्मॉल r का मान सेंटीमीटर में 3, इसका भी सेंटीमीटर में 5, बदले तो ठीक, नहीं बदले तो भी ठीक, क्योंकि 10 की घात माइनस 2 कट जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना, E भीतर। E डैश लिखो चाहे E भीतर लिखो, एक ही बात है। इक्वल टू क्या आएगा, 3/5 इंटू E पृष्ठ आ जाएगा। 3/5, E पृष्ठ का मान कितना दिया हुआ है, 20। वापस वही 20 इंटू 3 60, 60 में 5 का भाग देंगे, 12 आ जाएगा, 12 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इससे पहले जो बताया वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अचालक परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, उसके कारण 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या हुआ। ये अचालक परत है, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना। आपको पता होगा ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसका मान क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, चाहे 2 मीटर पे पूछे, चाहे 1 मीटर पे पूछे, चाहे 4 मीटर पे पूछे, सेम रहेगा। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान कितना दिया बच्चों, 20 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कूलम में सी थोड़ा बड़ा होता है, 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटा 2। एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही होगा आप लोगों को, 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। काट देंगे पहले, माइनस 6 माइनस 12, पीछे बचेगी माइनस 6। ये 20
-6 ऊपर जाएगा, 10 की घात +6 हो जाएगी और इसको इससे गुणा करेंगे। 8 × 2 गुणा करेंगे तो आएगा 16 और इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1.7, लगभग 17.7 आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17.7। गुणा तो कर दोगे ना, 8 × 2 16। मैं मेरी स्टाइल से करता हूँ, 0.85 का 2 से गुणा करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, 17.7। अब 20 के अंदर 17.7 का भाग दे देंगे, लगभग 1.2 के आसपास आ जाएगा, 10 की घात 6 न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है आपको केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण आपको दिया हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन प्रति कूलम में रखकर क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा और नई स्थिति में उस पर बलाघूर्ण कितना लगेगा। मतलब अपने को द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है 2 × 10 की घात 6 कूलम × मीटर। ठीक है, कूलम × मीटर। और समरूप विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया हुआ है 20 न्यूटन प्रति कूलम में रखकर क्षेत्र की दिशा से, इसका मतलब प्रारंभ में वो क्षेत्र की दिशा में है और उसको 60 डिग्री घुमाया तो θ2 हो गया 60। क्या निकालना है, एक तो कार्य निकालने का फॉर्मूला PE cos θ1 - cos θ2। P का मान दिया हुआ है 2 × 10 की घात 6, E का मान दिया हुआ है 20, θ1 0 है, cos 0 का मान 1 होता है, माइनस θ2 60 डिग्री है, cos 60 का मान 1/2। ठीक है बच्चों, तो 20 × 2 40 × 10 की घात 6, एक में से आधा गया, पीछे बचेगा आधा, 40 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 20 × 10 की घात 6 और आगे सॉल्व करें तो एक पावर इसको दे देंगे 2 × 10 की घात 7। ठीक है, तो इस तरह से मान आ जाएगा, पीछे मात्रक लिख देना न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, तो इस तरह से ये P दिया हुआ था, E दिया हुआ था, θ1 और θ2 कार्य निकालना था ना, तो इसलिए इसको जूल लिखना है, सॉरी हो क्या लिखना है जूल, 2 × 10 की घात 7 जूल। ठीक है, तो ये कार्य हो गया। फिर क्या पूछा, नई स्थिति में उस पर बलाघूर्ण कितना लगेगा। बलाघूर्ण क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, τ = PE sin θ, है ना। P का मान कितना दिया हुआ बच्चों 2 × 10 की घात 6, E का मान कितना दिया हुआ है 20, थीटा कितना है नई स्थिति में 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/2, 2 से 2 काट देंगे, 20 को आगे लिख देता हूँ, √3 का मान 1.73 × 10 की घात 6, इसको गुणा करेंगे 20 को इससे, 20 × 17 34, मतलब 34.6 आ जाएगा, × 10 की घात 6। बलाघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन × मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से बलाघूर्ण निकल गया और इस तरह से हमारे पास कार्य भी आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, ये छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए, मैंने बता ही दिया आपको एप्सिलॉन r = क्या होता है, अनंत होता है धातुओं के लिए या चालकों के लिए। ठीक है, वायु के लिए पता ही होगा आपको 1 होता है, पानी के लिए 81 होता है, और परिभाषा वगैरह भी कई बार पूछ लेते हैं, तो एप्सिलॉन r = क्या लिखेंगे, ε/ε0 माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, मात्रहीन होता है। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था। धातुओं के लिए परावैद्युतांक कितना होगा, अनंत। वायु के लिए 1 होता है, पानी के लिए 81 होता है, और परिभाषा वगैरह पूछ ले परावैद्युतांक से आपका क्या तात्पर्य है, तो ε/ε0 माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, और ये क्या होता है, मात्रकहीन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आवेश संरक्षण लिखना था बच्चों, आवेश संरक्षण। नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव रहता है। बहुत सिंपल है,
विलगित निकाय का मतलब होता है जिस निकाय का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, समझ में? तो उसका आवेश हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, शून्य नहीं लिखना है। कई बार होता है ना सवाल अपने को समझ में आता नहीं है तो अपन कुछ भी समझ लेते हैं, विलगित निकाय का कुल आवेशों का योग क्या रहेगा तो अपन लिख देंगे शून्य, है ना? शून्य नहीं, क्या रहेगा? नियत रहेगा। विलगित का मतलब जिससे कोई लेना देना नहीं हो। जैसे नाभिक है तो नाभिक एक विलगित निकाय है। नाभिक क्या है? विलगित निकाय। जितनी भी केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें सब कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। बंध बनते हैं, सहसंयोजक, आयनिक बंधन जो भी बनते होंगे उनमें सब में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। नाभिक पे बात नहीं करते हैं। नाभिक के तो गुण वही है जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन और रेडियो एक्टिवता। तो नाभिक के अपने पर्सनल गुण है। अदरवाइज नाभिक जो है सामान्य अभिक्रियाओं के अंदर भाग नहीं लेता। नाभिक एक विलगित निकाय है, इसलिए नाभिक का आवेश हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत। जैसे कोई नाभिक है, इसके अंदर मान लो 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे आवेश होता नहीं है तो कुल आवेश न्यूट्रॉन पे तो 0 हो गया, लेकिन 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब इस नाभिक में कुल कितना आवेश होगा? +2 × E। क्योंकि एक प्रोटॉन पे कितना होता है? +E। 2 प्रोटॉन पे कितना होगा? +2E हो गया। अब मान लो इस नाभिक के अंदर कोई भी क्रिया हो, इसके अंदर कुछ भी हो, बाहर से ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, मतलब विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये उष्मा गतिकी में भी आता है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। जो अपने आप में मस्त रहता है, जो दूसरों से कोई क्रिया नहीं करता है, वो क्या है? विलगित निकाय। तो उसका योग हमेशा, आवेशों का योग हमेशा नियत रहेगा। जैसे मान लो इसमें 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, कुल आवेश इस पर +2E है तो +2E रहेगा। अब आपको पता है कि नहीं पता है, नाभिक के अंदर भी चलता रहता क्या? ये है एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु क्रमांक 0 होता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल जाता है, ये चलता रहता है नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन का जीवन काल होता है 1000 सेकंड होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो साथ में एक कण निकलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बीटा कण सुना हो तो, बीटा कण भी 2 प्रकार के होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। ये बीटा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। कुल आवेश पहले न्यूट्रॉन पे कितना था? 0। प्रोटॉन पे कितना है? 1। प्रोटॉन है 1p1। प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है, मतलब द्रव्यमान इन दोनों का होता है, लेकिन आवेश 0 होता है, इस पे आवेश 1, मतलब +E। अब जब ये इसमें बदलेगा तो साथ में एक बीटा कण निकलेगा, ताकि कुल आवेश 1 - 1 0 था, पहले 0 है तो अभी भी 0 रहेगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा? वापस जो प्रोटॉन है वो किसमें बदल जाएगा? न्यूट्रॉन में। ये अभिक्रिया चलती रहती है। ऐसे थोड़ी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो अब न्यूट्रॉन 2 हो गया 1, प्रोटॉन हो गए 3। अपन तो ऐसे ही कहते हैं 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन वही रहेंगे, लेकिन वास्तव में ये होता है। फिर वापस कुछ समय बाद प्रोटॉन वापस न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, प्रोटॉन 1p1, न्यूट्रॉन 0n1। तो इसमें एक कण और निकलेगा उस समय, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। नाम सुना होगा, पॉजिट्रॉन। जैसा इलेक्ट्रॉन है वैसा पॉजिट्रॉन है। फर्क क्या है? इस पर नेगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और पॉजिट्रॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों का द्रव्यमान बराबर है, दोनों पर आवेश का परिमाण समान है, लेकिन एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। एक को बीटा नेगेटिव एक को बीटा पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कन्वर्जन हो गया। अब ये इसमें बदला, ये वापस इसमें बदल गया, अब ये दोनों एक्स्ट्रा पैदा हो गए, तो ये दोनों वापस मिल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। द्रव्यमान संख्या 0, आवेश भी 0 हो जाएगा, तो इससे 2 गामा फोटोन पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं बच्चों? 2 गामा फोटोन, जो खुद ही उदासीन होते हैं। गामा किरणें होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ी होगी आपने, है ना? रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, एक्स किरणें, पराबैंगनी एक्स, गामा, इस तरह से पढ़ते रहे मन। तो इसलिए गामा किरणें पैदा होगी। तो कुल मिला के पहले आवेश 0 था तो बाद में भी 0, पहले 1 था तो बाद में भी 1, ये टोटल 0 था तो बाद में भी 0। तो कुल आवेश इस नाभिक पर हमेशा +2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। आपका आंसर तो यही, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आवेश की निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व डैश डैश होता है, जबकि दूर जाने पर क्षेत्र रेखाओं का घनत्व डैश डैश होता है।
आवेश मतलब कोई भी प्लस क्यू ले लो या माइनस क्यू ले लो। विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते हैं हम, इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होती है, दिशाएं उल्टी हो जाएगी, बस ये माइनस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी बन जाएगी। अब इसको देख के बता सकते हो आप आराम से कि आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता, पास पास है कि नहीं है। देखो क्षेत्र रेखा क्या है, आवेश के निकट पास पास है, जैसे दूर जा रही है वैसे क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो रही है। तो इसका मतलब आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, जबकि दूर जाने पर क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होता है। यह आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर एकदम। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा बल अधिक प्रबल है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में E लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसको मैंने E इंटू P लिख दिया, K E अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने परिमाण लिखा है केवल, ये लिखा हुआ दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन माइनस ई, ऐसे तो माइनस ई और आर, लेकिन अपन यहाँ पर परिमाण ले रहे हैं तो इसलिए ई और दूरी आर स्क्वायर। अब एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और ये अपने कहीं लिखा हुआ नहीं, केवल इतना ही पूछा कौन सा बल अधिक प्रबल है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो तुलना तो तभी होगी जब दूरी को क्या मानेंगे, सेम। ठीक है बच्चों, तो इसमें बल लगेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब दोनों स्थितियों में बलों का परिमाण सेम होगा, विद्युत बल सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है इसका, समान रहेगा। नेक्स्ट, HCl अणु में H प्लस और Cl नेगेटिव आयन के मध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। HCl अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक H है प्लस और दूसरा Cl नेगेटिव, इसके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, सदिश रूप में लिखे तो Q इंटू 2 है वेक्टर, और खाली परिमाण ही निकालना है अपने को तो Q इंटू 2 है। Q क्या होता था, दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण। अब इस पे आवेश कितना, +1 और इस पे -1। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि इन पर आवेश कितना है, +1 -1 तो परिमाण में 1 लिख देंगे। पूछेंगे मात्रक क्या, तो बोलेंगे कूलाम, जो कि एकदम गलत है। इसमें आवेश +1 -1 बोलते हैं हम, लेकिन वो कूलाम में नहीं है, इसके पीछे E छुपा हुआ है, प्लस E और माइनस E। यदि आपको H प्लस पर आयन पूछा जाएगा, H प्लस आयन पर आवेश पूछा जाएगा तो +E, और Cl नेगेटिव पे आवेश पूछा जाएगा तो -E आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि H प्लस कब बनता है, जब हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव आयन छोड़ता है, नेगेटिव आवेश छोड़ता है, तो उतना उतना उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, मतलब उस पर +E आ जाएगा। क्लोरीन परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव आवेश उसने ग्रहण किया है, इसका मतलब उस पर आवेश कितना हो जाएगा, -E। इसलिए यहाँ पर Q की जगह आप क्या लिखोगे, परिमाण में E लिखोगे, इनटू बीच की दूरी। कई बार बच्चे ये जो दूरी दी होती है उसको ही डबल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में कई सारी समस्या है, ध्यान नहीं दोगे तो आप। ठीक है ना, तो ये पूरी दूरी दे रखी है और 2a यहाँ पर अपनी पूरी दूरी होती है फॉर्मूले में, याद हो तो आपको। अपन यहाँ सेंटर लिखते थे, ये a और ये a, तो 2a, तो इसलिए 2a का मतलब पूरी 1 एंगस्ट्रॉम यही है, ध्यान देना। 1 इंटू 10 की घात एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की घात -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है ना, तो E परिमाण हो गया, आवेश होगा, आवेश जो इस पर आवेश है उसका परिमाण, और इनके बीच की दूरी सीधी 1 एंगस्ट्रॉम लिखनी है अपने को। फिर E का मान रख देंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये कूलाम में, और दूरी है 10 की घात -10 मीटर में। सॉल्व करेंगे 1.6 -19 और -10 पावर -29 हो जाएगी, आधार समान हो, गाते जुड़ती है, और मात्रक आएगा कूलाम इंटू
इस तरह से HCl का द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन अनंत रेखीय आवेश वितरण के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसमें त्रिज्या की जगह व्यास दिया हुआ है। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है? व्यास। तो अपन त्रिज्या निकाल देते हैं पहले से, 0.3/2.15 मीटर में है तो मीटर में। इसका रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ 10⁻⁻⁶ कूलम/मीटर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है। तो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन इस व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व ये हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी? तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव आवेश, ये धनावेश है। रेखीय आवेश घनत्व पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, आगे पॉजिटिव होगा ना, पावर से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, इस पर बल लगाएगा, विद्युत बल। विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? Q × E। Q मतलब आवेश, आवेश का परिमाण E। और आपको पता होगा लैम्डा से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 2k λ/r। पढ़ा है ना हमने? अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 2k λ/r। ठीक है बच्चों। तो ये बल लगेगा, किधर लगेगा? इसकी तरफ लगेगा। पढ़ा ना हमने? इसके कारण विद्युत क्षेत्र आवेश वितरण के लंबवत होता है। ये नेगेटिव आवेश है तो बल इधर लगेगा। क्या करेगा ये? इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। पता है ना, वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए हमें क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल चाहिए, mv²/r। r से r कट जाएगा बच्चों, इधर क्या बचेगा? 2k λe अपॉन नीचे आ जाएगा m और उधर बचेगा v²। ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? √2k λe अपॉन m। k की वैल्यू हमें पता ही है, 9 × 10⁻9। लैम्डा का मान कितना दिया हुआ था? 10⁻⁻⁶। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻31। कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी सॉल्व करते हो, आपको आते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी आपको ध्यान रखना है 19 और 6 25, नेगेटिव में 25 और ये 31, तो पीछे नेगेटिव में कितनी बची? -6। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो। कंपटीशन में तो लगभग भी काट सकते हैं, 9 को इस 9 से लगभग काट सकते हैं और 3.2 लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको एकदम एक्यूरेट करनी है। तो ये हो गया 18, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर बचेगा 16, नीचे 91। ठीक है। और ये -6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 9 और 6 15, तो ये 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप कहो तो मैं सीधा कर सकता हूँ। देखो 16 को बाहर निकालेंगे 4, 18 को 90 से काटेंगे लगभग 5, और √5 का मान होता है 2.24। ठीक है। या एक काम और करते हैं, 10⁻15 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 10 × 10⁻14। ठीक है। तो 16 का तो रूट आ गया आपके 4, 18 को इससे काटा 5, फिर इस 5 को अपन 10 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। एक बार वापस काट देता हूँ, तो 16 का तो क्या आ गया? 4, इसको इससे काटा कितना आया? लगभग 5, 5 को 10 से काटा कितना आया? 2, 2 का रूट कितना होता है? 1.414, और 10⁻14 है ना, इसका रूट आराम से निकल जाएगा, पावर आधी हो जाएगी। इसको इससे गुणा कर लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 5.65 जो भी आएगा × 10⁻17। ये अपने पास चाल आ जाएगी, मीटर/सेकंड। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तांबे के 2 गोले A तथा B का द्रव्यमान एकदम समान है। मतलब एक गोला A है, ये B है, इनका द्रव्यमान पहले समान है, मान लो m और m। A को +q आवेश दिया, +q आवेश कैसे दिया जाता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इसमें प्लस आवेश आएगा। और दूसरे वाले को -q आवेश दिया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसको इलेक्ट्रॉन दिए और इससे इलेक्ट्रॉन निकाले, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, जितने भी निकालेंगे उस हिसाब से कम हो जाएगा, है ना? पता होगा डेल्टा m क्या होता है? n × me। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और जितने इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे उस हिसाब से उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा।
और ऋणावेश के लिए आपको इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, इसका मतलब इसका द्रव्यमान पहले इतना था, इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या लिखा हुआ, माइनस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशित होने के पश्चात किस गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, तो बी गोले का अधिक हो जाएगा। ठीक है, एम डबल डैश लिख दो बोले, क्या होगा, एम डबल डैश ग्रेटर देन एम डैश, मतलब बी गोले का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा और ए का कम हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसमें से आप इसको पॉजिटिव आवेश दे रहे हो, पॉजिटिव आवेश देने के लिए प्रोटॉन दिए नहीं जाते हैं, उसमें से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, निकालेंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। और ऋणावेश देने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा और ए का कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विद्युत विभवांतर है, तो बहुत ही छोटा सवाल है, अदिश राशि। ऐसे विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E डॉट dr, इनफाइनाइट से r। जहां भी डॉट प्रोडक्ट आता है इसका मतलब ये होता है अदिश गुणनफल, तो इसका मतलब ये अदिश गुणनफल है तो सामने वाली राशि क्या होगी, अदिश होगी, तो इसलिए विद्युत विभव बोलो चाहे विभवांतर दोनों क्या है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि है, फ्लक्स में भी क्या आता है, विद्युत फ्लक्स के अंदर फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इसका मतलब ये भी क्या हो गई, अदिश राशि। ठीक है बच्चों, और ये भी क्या हो गया, विभवांतर हो चाहे विभव दोनों अदिश राशि। ये विभव का लिखा है, विभवांतर लिखते हैं जैसे लिखते हैं वी माइनस वी ए माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर, पता है ना सब, तो ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। नेक्स्ट, अल्फा कण से, अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा कण से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अल्फा कण का मतलब, अल्फा कण पे आवेश होता है +2e। अल्फा कण का मतलब समझते होंगे बच्चों, क्या होता है, हीलियम का नाभिक 2He4, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 2, तो इसलिए हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना होता है, +2e। अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, तो हीलियम के नाभिक पे आवेश कितना हुआ, +2e। इसका व्यवहार कैसा होगा, बिंदुवत आवेश की तरह। इससे कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर क्या निकालना बच्चों, विद्युत क्षेत्र। बस सिंपल फॉर्मूला, बिंदुवत आवेश के लिए क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू KQ/R²। K क्या आया, 9 × 10⁹, Q कितना है इस पे आवेश 2e, तो 2 × E, 2e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 अपॉन R²। R कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम, तो क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻10²। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, 1.6 को 2 से गुणा करेंगे, 3.2 × 9, ठीक है ना, 9 × 3.2 लिख देता हूँ पहले। ये -19 है और ये प्लस की 9 है, तो पीछे बचेगी माइनस की 10। नीचे वाले में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। 10⁻−2 का ऊपर स्क्वायर है ना, घात पे घात होती है तो गुणा होता है, -20। ये -10 काट देंगे -20 से, तो पीछे -10 बचेगी। ठीक है बच्चों, इसको गुणा करेंगे, 9 × 3 27 और 1.8 28.8 ऐसा कुछ आ जाएगा अपॉन 4। ठीक है, 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 28 में 4 का भाग देंगे 7, 8 में 4 का भाग देंगे 2, 7.2 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, द्विध्रुव के निरक्ष और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। अक्ष पर क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2kp/r³ और निरक्ष पर क्या है, kp/r³ है ना बच्चों। इसका हमको क्या पूछा है, अनुपात, तो अपन क्या लिखेंगे, E अक्ष अपॉन E निरक्ष। एक है 2kp/r³, दूसरा क्या है बच्चों, kp/r³। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2:1, तो ये इसका आंसर है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो बोर्ड में संभावित है, आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ज्यादा लेवल पे नहीं गए, हम बिल्कुल बोर्ड लेवल की ही हमने बात की है। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर अपन अगला चैप्टर लेंगे, विद्युत विभव और विद्युत धारिता। ठीक है बच्चों,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी साथी हैं उनको बताएं, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और नेक्स्ट आने वाले वीडियो को भी वो देख सकें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फायदा होगा। हम तो कह ही रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि हम तो इतने सालों से इस फील्ड में ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं ताकि सब लोगों को फायदा मिले, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए धन्यवाद।